मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसका मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बड़े सगीर में भी इस मसले को बहुत सारा देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन का विरासत में हिस्सा हमारा शरीयत क्या कहती है और हमारा माशरा इस हवाले से क्या कहता है कि ख़वातीन जब भी अपनी जायदाद में हिस्सा मांगती हैं तो क्यों माशरे में इसको मायूब समझा जाता है। माँ बाप के मरने के बाद भाई जो बहनों को ब्याहते नहीं है इस वजह से कि वो जायदाद में हिस्सा मांग लेंगे। इस हवाले से वो तालीम भी नहीं देते कि औरतों को पता ना चल जाए कि शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। माशरा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई कि ख़वातीन को पता चले कि अगर शरीयत हिस्सा दे रही है तो वो किस तरह औरत उस चीज पे उस हिस्से को मांग सकती है। अगर शरीयत तीसरा हिस्सा ख़वातीन के लिए मुकर्रर उन्होंने किया, शरीयत ने किया है, तो वो भी ख़वातीन उनको पूरा नहीं मिलता और हमारे माशरे में हमारे बहन भाई कर लें आप, और वो इस हिस्से को ख़वातीन के हकूक़ के मुताबिक नहीं देते। इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाजिया साहिबा जो रहनुमा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं, और इफ़त ताहिरा सोनू साहिबा जो एडवोकेट हाई कोर्ट है। पहले हम इफ़त साहिबा से बात करते हैं, वीडियो लिंक पे वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पहले बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इफ़त साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। इफ़त साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन का विरासत में हिस्सा क्यों माशरे में, अगर ख़वातीन अपना हिस्सा मांगती हैं तो माशरे में क्यों उसको मायूब समझा जाता है। निम्रा, विरासत जो कि खातून का बुनियादी हकूक में से एक हक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं। दीन इस्लाम वो मज़हब है जिसने औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार, मकाम, दर्जा, एहतराम और वक़ार दी है और अहमियत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बार बार मुख्तलिफ हदीस में इसका हमें रेफरेंस मिलता है। सूरह निसा पूरी इस पर मौजूद है ख़वातीन के, उसमें तमाम मसाइल डिस्कस किए गए हैं, निकाह से लेकर वरासत के हकूक़ तक तमाम। नबी के सब ने फरमाया है कि औरत एक नाजुक आबगीना है, इसके साथ नरमी से और मोहब्बत से पेश आया जाए। बड़ी खूबसूरत दलाइल, बड़ी खूबसूरत मिसालें हमारे मज़हब में औरत की इज़्ज़त, अज़मत, हुर्मत के हवाले से मिलती हैं। वो बेटी है तो उसका क्या मकाम है, वो माँ है तो उसका क्या एहतराम है कि 3 दफ़ा माँ का जिक्र हुआ, 4थी दफ़ा बाप का जिक्र हुआ। जब नबी सब मेंबर से नीचे उतर रहे थे तो सहाबा कराम ने कहा, एक साहबी ने कहा कि मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में मौजूद है, उसकी खिदमत की तुम्हें है, तुम उसकी करो। औरत को जितनी अजमत, जितनी बरतरी, जितना वक़ार दीन इस्लाम ने दी है, कहीं और की मिसाल नहीं मिलती है। हमने वक्त के साथ साथ शायद दूसरों से की बातों को ना समझते हुए अपनी गलती और कोताही से फिर 100,000 साल एक लंबी तारीख है, हमने सब कॉन्टिनेंट में एक टाइम गुजारा है। बड़े सगीर में इनके रिवाज, इनकी जो रियासतें थी वहाँ पर भी औरतें हुक्मरान होती थी, और फिर जब हुक्मरान होते तो मर्दों का हुक्म नहीं जाता। फिर यूनान की रियासतों में देख लें, वहाँ पर पहले ख़वातीन ज़्यादा हुक्मरानी करती थी, लेकिन वक्त साथ रवैये वहाँ बदले और एक दरमियान वाली रास्ते की तरफ जाने लगे। लेकिन अगर देखा जाता तो दीन इस्लाम ने जो तरीका बताया था वो सबसे बेहतर। पाकिस्तान में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि सब कॉन्टिनेंट से यहीं पर ही वो 1000 साल 2000 साल की जिनकी बड़ी तारीख है, जो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है। बड़े सगीर, मैं आपको वसी तर सेंस में बता रही हूँ, जहाँ आज भी पाकिस्तान में वो अक़वाम, वो बरादरियाँ या वो कबीले वो खातून को विरासत में हक नहीं देती हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कि विरासत के कितने तरीके हैं और किन किन जगहों से औरत को विरासत मिलती है या जायदाद मिलती है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये होता है
मैं नाम नहीं भी लूंगी तो तब भी सब लोगों को पता चल जाएगा। अपने वो बहुत मोअज़्ज़िज़ कबाइल कहलाते हैं या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हैं। वो जब बेटी पैदा होती है तो वो जहेज की तरवीज करते हैं कि जहेज देंगे हम। वो समझते हैं कि ये विरासत का हक अदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे वो अपनी बेटियों को जहेज देने के बाद फिर उनके घरों की जिम्मेदारी सारी जिंदगी, बहन को जनाब ईदें दे रहे हैं, शबरातें दे रहे हैं, उनके बच्चों की पैदाइश चीजें भिजवा रहे हैं, उनका छूछक कहलाता है, कोई देना दिलाना रिवाज, नंदों की बहन की नंदों की शादियां करवाते हैं। बहन के सास ससुर फौत हो जाएं तो उनकी तमाम जो दुनियादारी वाली रस्में हैं जी वो करते हैं। वो समझते हैं इसमें हमारी इज्जत और शान है। लोग समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया, हम गाड़ी भर के चीजें ले गए, हमने ये खाने खिलाए, वो खाने खिलाए। वो सारी जिंदगी अपनी बहन और उसके खानदान को पालने में मर्द गुजार देता है और उसकी बीवी और उसके अपने बच्चे अपने ननिहाल से पल रहे होते हैं। बड़ी बड़ी बरादरी हैं, बड़े बड़े कबीले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर, इंटीरियर पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उनकी यानी वो अपनी उनकी गोथ और बरादरियां और वो बड़े लिंक्ड हैं। वो लोग अभी तक अपनी रूट से वो लोग अपनी बेटियों की शादी कोशिश करते हैं कि उनकी बरादरी से बाहर उनकी बेटियों की शादी ना हो। अगर कहीं विरासत का मामला है तो खानदान में रहे। मैं उन लोगों से ये कहती हूँ अल्टीमेटली आप लोगों के केस हमारे पास आते हैं, हम केस लड़ रहे होते हैं। जब बच्चों की शादियों की बारी आती है, जब रिश्ते हो रहे होते तो फिर वो कहते हैं जी वहां पर भी दिलों में फर्क आ जाता है। फिर वही जायदादों के केस आते हैं अदालतों में, हमारे पास आते हैं। एक्सक्यूज मी जी जी फसाइबा, क्या ही अच्छा हो कि हम बर वक्त अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उनकी जायदाद देकर उनके शोहरों के साथ अच्छे तरीके से रुखसत कर दें, बिल्कुल, ताकि वो बहन भाइयों का जो एक रिश्ता है, जो एक तकद्दुस है, एक खून की कशिश है, एक मोहब्बत है, वो कायम रहे। एक तरफ ये किया जाता है कि खानदान से बाहर शादी न करने की वजह से बहुत सारी विरासती बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसा ही है। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली कोर्ट में इन्होंने आना होता है। गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बना दी है विरासती कवानीन की, कई दफा रिव्यू हो चुके हैं कवानीन 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में। सोशल सेक्टर ने इस पर बहुत अच्छा काम कर लिया है। अब तो 40 साल पुराने ऐसे प्रॉपर्टी के मामला जो खवातीन को जहाँ हक नहीं मिला था, उन्होंने अगर प्रूफ किया है तो कोर्ट ने वो इंतकालात तोड़े हैं। बेटियों को और बहनों का पाकिस्तान में फर्हत का हक मेरा मजबूरी बन गई थी गवर्नमेंट की भी। फिर पॉलिटिकल सेक्टर में अवेयरनेस आ गई थी, सोशल सेक्टर में अवेयरनेस आ गई थी, एजुकेशन की वजह से खवातीन में। आई एम सॉरी इफ़त साहिबा, यहाँ आपने बताया कि जायदाद में किन किन तरीकों से हिस्सा मांगा जा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप काफी लोगों को अवेयर कर दें इस हवाले से कि क्या शरीयत क्या कहती है और हमारा माशरा क्यों इस चीज को मायूस समझता है कि अगर खवातीन हिस्सा मांग लेती हैं जायदाद में। इफ़त को मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी मसले की वजह से इफ़त साहिबा को मेरी आवाज नहीं आ रही। यहाँ उन्होंने औरत का मकाम बताया कि विरासत में हिस्सा मांगना मायूब क्यों समझा जाता है और औरत का क्या मकाम है, और जायदाद किन किन अभी वो हमें बताएंगी कि जायदाद का हिस्सा किन किन तरीकों से मांगा जा सकता है और हमारी शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। जी साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी साहिबा, यहाँ बात कही थी कि जायदाद में मुझे आ रही है। जी जी, मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ। विरासती में जो खातून को जायदाद मिलनी है उसके 3 जराए हैं जी। आपको बड़ी हैरत होगी कि यहाँ तो एक जरिए से जायदाद देने के हमने बड़ा एक स्टोरी बना देते हैं। आपको सुन के आज खुशी भी महसूस होगी, फख्र भी महसूस होगा, अपने दीन पर भी फख्र महसूस होगा और अपने मुल्क की कवानीन पर भी फख्र महसूस होगा
कि 3 जरिए हैं जहां से औरत को जायदाद मिलती है। सबसे पहला तो वरासत वालिदैन से जो मिलती है, उसमें 3 में से एक हिस्सा बेटी का है। वो मोर देन सफिशिएंट है। औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है घर चलाने की, पता है ना। जी जी। औरत ने घर नहीं चलाना, उसकी सेल्फ सिक्योरिटी सफिशिएंट है। फर्स्ट पॉइंट, औरत को वालिदैन से विरासत में मिलता है हिस्सा। आधा 1 और 2 के रेशियो, 1 और 2 का रेशियो है ना। जी जी। वालिदैन से 1 और 2 का रेशियो है। 3 में से 1 बेटी के पास और 2 बेटे के पास जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, औरत को बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ, निकाहनामा के कॉलम नंबर 14, 15 और 16 हकुल महर में जायदाद की तफवीज है। मर्द की तरफ से जायदाद कितनी मिलती है निकाह एट द टाइम ऑफ निकाह, और ये हकुल महर हमेशा मर्द के स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है जी। औरत का स्टेटस में नहीं लिखा जाता। मर्द की विलिंगनेस और मर्द का मौजूदा स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग औरत हकुल महर का मुतालबा कर सकती है निकाह से पहले मर्द से। ये शरीयत की बात कर रही हूँ और कानून, दोनों की बातें मिला के कर रही हूँ। कॉलम नंबर 14, 15 और 16 की बात कर रही हूँ मैं। वहां पर तीनों कॉलम पढ़े, जायदाद की सराहत, जायदाद की तफसील, जायदाद की मार्केट वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी क्लियर। अगर यहाँ आप अलग अलग तरीके से समझा दे शरीयत के हवाले से और कानून के हवाले से नाज़रीन के आसानी के लिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉलम नंबर 14 में आ जाता है कि हकुल महर का कितना हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। उसमें हम डिटेल लिखते हैं कि मकान कितना है, जेवरात कितने हैं, जमीन कितनी है, अमाउंट कितनी है। 14 में सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसकी डिटेल, कितना मुअज्जल है, कितना मुवज्जल है। मुअज्जल जो होता है वो उज्जलत वाला फौल एट द टाइम ऑफ निकाह, इसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। ये निकाह में जो हकुल महर होता है ये प्रॉम्प्ट कहते हैं। दूसरा जो काइंड है वो डेफर्ड। डेफर्ड की आ गई थी 2 काइंड्स जिसको हम मुवज्जल कहते हैं, मुअज्जल एंड मुवज्जल। मुअज्जल जो है वो अजल के साथ है, यानी एट द ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अजल इसको कनेक्ट किया गया। उर्दू भी मैं इसकी आपको इजी करके बता रही हूँ, ठीक है। और डेफर्ड है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाद में कभी पे करना है, इसको हम अंदुल तलब यानी डिमांड भी कहते हैं ना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी उससे नीचे वाले कॉलम में इनकी मार्केट वैल्यू मेंशन करनी होती है। ये तो हो गए कॉलम्स में। हक महर शरीयत में भी है ना। हकुल महर वो कीमत है जो अपनी एक औरत अपने मनकूहा नाके को, मनकूहा औरत नाके को अपने निकाह के अवज में वसूल करती है शरीयत की तरफ से, नाके उसको अदा करता है मनकूहा को। ये हकुल महर है शरीयत में। और हकुल महर की डिटेल निकाहनामे में आ गई। ये तो होगी उसकी जायदाद की दूसरा तरीका कि औरत को जायदाद कहां से मिली। अब आ जाए तीसरी जगह। तीसरा है उसको विरासत, यह शौहर से, जब शौहर की डेथ होती है, जब औरत बेवा होती है। ये एक बड़ा, आपने इसको बड़ा अपनी तस्वीर से देखना है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। दीन बड़ा हिस्सा इसका। औरत है, बीवी है, साहिब औलाद है, उसको कुल जायदाद का 1/8 मिलेगा, चाहे वो हकुल महर में जितनी ज्यादा मर्जी जायदाद ले चुकी हो। शौहर की विरासत के टाइम पर उसको कुल जायदाद का 1/8 मिलेगा, ठीक है। अगर औरत है और वो बे औलाद है, अभी दूसरी काइंड बता रही हूँ, विरासत की दूसरी काइंड बता रही हूँ। शौहर से जो विरासत की मैंने आपको 3 काइंड बताई जायदाद वसूल जो औरत को मिलनी है, एक वालिदैन से, एक हकुल महर की सूरत में, थर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो शौहर की विरासत है। वालिदैन की विरासत पहले नंबर पे आ गई ना, शौहर की विरासत तीसरे नंबर पे आ रही है। आपको बता रही 3 जगहों से औरत को जायदाद मिलती है। आपको मेरी बात समझ आ गई है? अब मैं आपको तीसरी काइंड बता रही हूँ जायदाद की। जायदाद तीसरी दफा औरत को मिलती है शौहर की विरासत से। अगर बीवी जिंदा है और शौहर को खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है। इफ़त साहिबा, अभी जो आपने बात की कि औरत अगर हिस्सा उसको मिलता है, तो पाकिस्तान में नहीं तमाम बरसगीर में भी देखा जाए तो अगर हिस्सा मिल जाता है या वो मांग लेती है तो माशरे में इसको हकारत की नजर से देखा जाता है। ऐसा क्यों है?
वो मैं आपको बताती हूँ इसका। पहले ये मैं आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ अभी, क्योंकि ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रही हूँ, ये आपके लिए भी इन फ्यूचर ओवरऑल पूरे जितनी भी खवातीन इस टाइम ये प्रोग्राम देख रही हैं, भाई भी जो प्रोग्राम दे रहे हैं। तीसरी काइंड में बता दूं जो मैं बता रही थी, विरासत में शौहर से अगर बेवा है और बच्चे भी हैं तो 1/8, अगर बेवा हुई है और बच्चे नहीं है तो 1/4। जी आपको समझ आ रही है? कुल जायदाद का 1/4। और अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं, एक से ज्यादा बेवाएं हैं, तो उसी को इसी तरह 1/8 1/4। समझ आ गई है? 1/8 को फिर 2 खवातीन में तकसीम किया जाएगा। अब आपने क्वेश्चन किया है कि जो खवातीन अपना हक लेती है उनको हकारत की नजर से देखा जाता है। ये दीन की और शऊर की कमी है और माशरती रिवाजात है, ठीक है ना। इसमें हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम मुल्की कवानीन को कसूरवार ठहरा सकते, हम माशरती रवैयों की बात कर रहे हैं। आपने भी अभी यही कहा ना कि लोगों को वो समझते हैं कि मर्द समझ कि जो औरत जायदाद ले लेगी, साहिब जायदाद होगी, तो वो शायद हमारी फर्माबरदार नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे और बुरे हालात का कुछ पता नहीं होता, जंग के हालात क्या होते हैं। दीन ने हर तरह की चीज़ों के बारे में जो है ना बड़ी सब्र और बड़े तहम्मुल से समझने के बाद जो है ना हम लोगों को ये शऊर दिया, समझना चाहिए हम मुसलमान हैं। हमारे माशरे में बहुत बुरे हालात हैं, बनी कर दिया जाता है बेटियों को, उनको सुबह कर दिया जाता है। अच्छा, कुरान पाक से उनकी शादी कर दी जाती है और शादी कर दी जाती है, और वो ये वजह नहीं होती है कि रिश्ते नहीं है मौजूद। वो चाहते हैं कि बाहर शादी हो जाएगी, दाद बाहर जाएगी। इसका मतलब पता तो है मर्द को, इसका मतलब पता तो है मर्द को कि जायदाद तो औरत की है। तो फिर हम माशरे को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि हमारे दीन की समझ, सोशल सेक्टर जो काम कर रहा है उसको करने की आज़ादी दी जाए। मीडिया बड़ा अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है इस पे। मीडिया पर्सन्स जिस तरह प्रोग्राम करते हैं, फिर हमारी खसूसी हैं, फैमिली कोर्ट्स है, अच्छा हमारी सिविल कोर्ट्स है, हम फौजदारी अदालतें हैं, हमारे इंतजामी जिले इंतजामिया हैं, ये लोग बड़ा अच्छा, अब इनके पास अख्तियारात हैं, ये इंतकालात मंसूख कर देते हैं। आप सफिशिएंट प्रूफ दें। अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड को, वहां पर तो ये रिकॉर्ड में बेटियां आती नहीं थी, कह दिया जाता कि पैदा ही नहीं हुई, और उन खवातीन को भी नहीं पता था कि हमें बाप दादा से। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास है कि 12 साल की बच्ची है, उसके पावर ऑफ अटॉर्नी 18 साल का बना के, और वो जायदाद भाई ने माँ को भेजी, माँ ने फिर बेटे को हिबा कर दी, तमलीक कर दी, ताकि वो कोई ले ही ना सके। और बेटियां जब 18 या 20 या 22 साल की होती है, जब वो शादी करके घर अपने वहां ससुराल जाती हैं, तो वो देखती हैं कि बाकी लोगों के पास जायदाद है, मेरे पास, तो पूछताछ करती हैं, या उनके बच्चे पूछते हैं कि हमारे ननियाल से हमें क्या मिला दूसरों को देख के। तब वो फिर बहन भाइयों में फर्क आ जाता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, जायदादें कहीं कहीं नहीं है। इंसान के अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा नहीं होता। इससे अगर इंसान को ये एतमाद हो कि हमने जायदादों से जिंदगी और इज्जत बनानी है, तो कभी भी खानदान मजबूत नहीं होता। खानदान आपसी इत्तेफाक, मोहब्बत और इत्तेहाद से मजबूत होता है। दूसरी तरफ ऐसी भी बहुत सारी है जो अपनी बेटियों को मोहब्बत में उनके हक से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में, लेकिन है हमारे माशरे में। हमारा माशरा इसी वजह से जिंदा है, परवान चढ़ा है। अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं मगर रियर है। जैसे तशद्दुद के वाकयात हर घर में नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। हर तरह के रवैये हमारे माशरे में मौजूद। तो इफ़त साहिबा, क्या कसूरवार रियासत है या वो लोग हैं जो हिस्सा नहीं दे रहे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि रियासत में तो कवानीन मौजूद थे पहले भी और आज भी मौजूद है। उन कवानीन में बल्कि लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्होंने ही करने हैं ना। हाँ, ये पॉइंट है। असेंबली में कौन लोग जाते हैं जो कि साहिब सरवत होते हैं, इक़्तिदार में वही बैठे हैं। इक़्तिदार के अपाना में वो 1961 का फैमिली कोर्ट एक्ट किस बैकग्राउंड पे बना था? 1964 का फैमिली कोर्ट एक्ट किस बैकग्राउंड पे बना है? कहीं ना कहीं तो किसी का जाती मफाद आड़े आया होगा जब उनको कानून की जरूरत पड़ी होगी। वरना 1961 से लेके आज तक 2011-12 तक निकाहनामे की अहमियत ही पाकिस्तान में नहीं थी, अब हो गई, अब पता चल गया। अब एक निकाह खां को भी ये बताया जाता है कि भाई आपको जो एक निकाहनामे का लाइसेंस मिला है निकाहनामा पूरा करने का, यू आर निकाह रजिस्ट्रार एज वेल,
और निकाह रजिस्ट्रार इज एज मच इम्पोर्टेंट एज अ वसीका नवीस। वसीका नवीस को वसीका लिखने का लाइसेंस दिया जाता है, वो एक मरले की दुकान का सौदा करता है, दोनों फ्रीकैन को सुनाता है, मालिक बताता है, वसूल कनिंदा परचेजर्स यानी दोनों तरफ की पार्टीज को, गवाहों को बार बार पूछता है कि तुम लोगों की तसल्ली हो गई है। इवन उन मौकों पर बुजुर्ग खवातीन को जो कहते हैं कि हम बड़े शरीयत के पाबंद है, वो अगर डेथ बेड पर भी पड़ी होती है, एक मरले के लिए उसको उठा के तहसील लेके जाता है। पुराने दौर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। अब थोड़ा सा लोगों को समझ आ गई है। पहले वो कहते थे, जब जायदाद की बात होती थी, वो कहते थे कि तो बेगैरती है, औरतों को जायदाद देना, इनका क्या काम जायदाद से। असल में हम अपनी बेटी को उसका हक देके उसको बावकार करते हैं, उसके आइंदा आने वाली नस्लों को। बेटी तो बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी खूबसूरत चीज है। बेटी है, बीवी है या बहन है या बहू है, तो घर की रौनक होती है, घर की इज्जत। इन्होंने तो, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों की परवरिश करनी होती है, उनको परवान चढ़ाना होता है। उनकी जो तालीम और तरबियत वो औरत की जिम्मे है, और औरत से क़यामत के दिन इन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने कैसी तालीम की, कैसी तरबियत की, इनके अच्छे अमाल की। फिर औरत को भी अजर जाएगा और उसके शोहर को भी, जिसने अपनी औरत को इतना पुरसकून रखा कि वो अच्छे तरीके से अपने घर के माहौल को एक जन्नत बना गई। फिर औरत जब माँ होती है, और जब कहा जाता है कि औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, तो निम्रा बाय गॉड वो कोई ग्रीन गार्डन नहीं है, वो एक डीप फिलॉसफी है कि औरत का कदम इतना मुबारक हो कि वो जहां जाए उस माहौल को इतना पुरसकून बना दे कि वो इतनी अच्छी तरबियत करे अपनी आइंदा आने वाली नस्ल की कि उसके तफैल उसकी औलाद जन्नत के रास्ते पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल इफ़त साहिबा, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत शदीद हमारे माशरे को तरबियत की जरूरत है कि एक मकाम जो इस्लाम, जो शरीयत दे रहा है, अगर वो उस चीज को नहीं समझ रहे तो फिर बहुत शदीद तरबियत की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इफ़त साहिबा। अब हम दूसरे कॉलर पे आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शाजिया साहिबा हैं, जो रहनुमा ऑल मुस्लिम लीग पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। अब उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि माशरे में शरीयत, जो खवातीन शरीयत में हिस्सा है, उस हवाले से वो क्या कहती है कि माशरे में अगर खवातीन मांग रही है अपना हिस्सा, तो क्यों उसको मायूब समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है मुझे अब। शाजिया साहिबा, आज हम बात करें खवातीन का विरासत में हिस्सा, कि अगर खवातीन विरासत अपना हिस्सा मांग रही हैं तो माशरे में बड़ा उसको मायूब समझा जाता है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली वेरी सिंपल। आप जानते हैं कि हमारी जो रिवायात है और हमारी जो पूरी तारीख है पाकिस्तान की, अगर जरा पीछे चले जाइए तो हमारा तो अलमिया ये है कि हमने जो वो शादी नहीं करवाई थी हमने एक मुसलमान एम्परर की, जी जी, जोधाबाई से, और आप जाने कि उसकी वजह से हमारा पूरा कल्चर चेंज हो गया। मुसलमानों के साथ अलमिया ये हुआ कि दीन इलाही ने आ लिया उन्हें, और हम सब भूल गए तो इस्लाम जो हमें सिखाता था। तो इस वक्त हम एक तकरीबन 200-300 साल समझ लीजिए उस तारीख का हिस्सा है जिसमें इस्लामी रिवायात कहीं नहीं है। इस वक्त हम हिंदू रिवायात को जी रहे हैं और उन्हीं को अपना सब समझता है। तो हिंदू कम्युनिटी जो होती है, बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर लड़की की शादी कर दी तो उसको सब दे दिया, समझो जायदाद में हिस्सा खत्म। तो यहाँ वहाँ जब मांगते हैं तो वो मांग ही नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तो जहेज ले लिया। यहाँ पे जब हमें पता नहीं है कि हमारी इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है, तो फिर जब कोई खातून अपना हिस्सा मांगती है तो उसको कहते हैं अल्लाह इसने तो कोई कत्ल कर दिया, तो मायूब इसलिए समझा जाता है कि भाई भी, माँ बाप भी इस बात के लिए राजी नहीं होता है। उनके दिमाग में भी कहीं ये होता है कि हमने बेटी को दहेज जो दिया था, पढ़ाया जो था, जो चीजें दी थी, आखिर वो किस मर्ज की दवा थी। तो सिंपल इज दैट। ये चीजें इसलिए मायूब समझी जाती हैं कि हमने अपने इस्लाम को जो है वो छोड़ दिया है। बिल्कुल सही। शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? शरीयत, हाँ जी, शरीयत
आप शरीयत की बात करिए, शरीयत का तो कानून ही बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने जो कानून बना के दिया वेरी क्लियर। अल्लाह ने कह दिया कि जो माँ बाप की जायदाद है उसको तो तकसीम ऐसे किया जाता है कि 2 हिस्से आदमी के होते हैं, एक हिस्सा जो है वो खातून का है, बेटी का है, बीवी का उसमें निकल आता है 8वां हिस्सा। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। शरीयत खुली जाए तो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है बात। और कहा गया कि इसके अंदर कोई देर ना करो, बच्चों को उनका हक देने के लिए देर मत करो। लेकिन इस बात को तो मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकली हम इसके अंदर नहीं जाते। जी शादी साहबा, आप एक सवाल और पूछूंगी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा बरसगीर में भी ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मसाइल आज भी कहाँ कहाँ, किन किन इलाकों में, किन किन मुमालिक में ये मसाइल हमें देखने को मिलते हैं? लेकिन जो मसाइल अगर आप बात कर रही हैं तो ये तो बड़े सगीर में ही मौजूद है ज्यादा। इसके अलावा जो यहाँ से बाहर चला जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री में चला जाए, खासतौर पे अच्छा बेसिकली थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ज़ातों और बिरादरियों की, तो यहाँ पे कुछ बिरादरियाँ ऐसी हैं जिन्होंने जो बड़ा मतलब प्रैक्टिकली वो इस बात को करते हैं कि जायदाद जो है वो तकसीम ना होने पाए ना। तो इस हवाले से वो बहुत सारी रिवायात भी कायम कर लेते हैं। बेटियों की शादी कुरान से कर दी जाती है, या फिर पहले लिखवा लिया जाता है कि शादी से पहले ही कि तुम अपना हिस्सा में दे के जाओगी। तो पाकिस्तान में तो प्रैक्टिकली होता है, इंडिया में भी प्रैक्टिकली होता है। इसके बाद जो ममालिक खास तौर पे जो मतलब हमारी वजह से अफेक्टेड होता है, मतलब जो हमारे लोग जहाँ जहाँ जाके रहते हैं, तो वहाँ ये सब हो रहा है। लेकिन जब आप सऊदीया की बात करते हैं, वहाँ पे हिस्सा मौजूद है, उनको मिलता है क्योंकि वो शरीयत नाफिज है। और मलेशिया में भी ये सब चीजें होती हैं कि वहाँ पे भी खवातीन को उनका हिस्सा मिलता है। इवन उनका तो तरीका ये अलग है कि वो उनका हिस्सा उनको देते हैं और उधर से जो है वो लड़के के माँ बाप उसको हिस्सा देते हैं, तो वो प्रैक्टिकली अपना एक अलग घर बनाते हैं। हमें तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया था। और आप ये देखिए कि खानदानी जो रिवायात हैं, हम तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं जायदादों के भी और दूसरे भी। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही फरमा दिया कि अगर आप जो नया शादीशुदा जोड़ा उसे अलग करते हैं वो सबसे बेहतरीन है, उसको आप शामिल ना करें जॉइंट फैमिली में। तो हमारा तो मतलब हमें इस तरह से बताते हैं, तो हम तो कुछ उल्टी चीजों में पड़े हुए हैं ना। जी, हम ये भी देखते हैं कि जायदाद की लालच में बहुत से वालिदैन भी और बहुत सारे बहन भाई जो जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो अपनी बहनों को ब्याहते नहीं है इसी लालच में कि शायद जायदाद में से हिस्सा देना पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, आप यकीन करें मेरे में भी एक केस है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। उसमें ये है कि वेरी सिंपल, बाप जो है वो उसको बेटों ने तो ओन ही नहीं किया था, तो वो जो उसका हिस्सा था वो जाते जाते अपनी बेटी को दे गया जिसने उसकी केयर किया ना। तो अब जो है बाप तो मर गया, माँ पहले मर गई थी, तो भाइयों ने ये किया है कि वो हिस्सा उन्होंने कहा तुम किस उसमें बैठी हुई होगी खेत की मूलियों, तो चलो और निकलो यहाँ से। उन्होंने उसको निकाला और आराम से सारे भाइयों ने मिल के, और वो जो जरा बहनें भी भाइयों के साथ थी उनको भी उम्मीद थी कि हिस्सा मिलेगा, तो वो भी उसका हिस्सा बने। तो आप ये देखेंगे जायदाद और हिस्सा जो है यहाँ पे तो इखलाकियात भी मैटर करती है ना। पाकिस्तान में तो ये दोनों चीजें नहीं है। बिल्कुल शादी साहब, क्या ऐसी कानून साजी, ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जिनकी वजह से अगर खवातीन ये सब चीजें सफर कर रही हैं तो एटलीस्ट उनके पास कोई राइट, अपना राइट मांगने के लिए कोई तो चीज होनी चाहिए ना, वो अपना हक के थ्रू मांग सके। कि हक मांगना जो है, हक कैसे नहीं मिलते हैं आजकल, हक जो है वो छीनना पड़ता है। पाकिस्तान में जो भी आप जरा कानून को देखें और जरा बात करें तो कौन सा कानून ऐसा है जो प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से हम काम करते हैं या जिसकी वजह से लोग महफूज हो रहे हैं। औरत तो यहाँ पे अब कहीं पे महफूज नहीं रही, ठीक है, तो हक कहाँ से मांगे कि तो पहले गोली मार डाल भाई, तो होती कौन है अपनी जायदाद मांगने वाली। तो अगर गवर्नमेंट जो है ये तो उस वक्त होगा जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। आप जानते हैं ना कि जहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमारा मुल्क काश के जो शरीयत के जो कवानीन है प्रैक्टिकली देखिए, और बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी शरीयत इतनी खूबसूरत है कि आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला का एहसान है हम पे कि उसी शरीयत ने हमें औरत होने का हक भी दिया, उसी शरीयत ने हमें इज्जत भी दी। तो वो शरीयत अगर जो है नाफिज कर देते हैं और हमारे लिए वो सबसे बेहतरीन चीज है। इसके अलावा क्या आप कानून पास करें हैं। बिल्कुल शादी साहिबा, इफ़त साहिबा भी हमारे साथ ही है,
तो उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी निम्रा, आपका क्या क्वेश्चन था? इफ़ा साहिबा, शादी साहिबा से मैंने सवाल पूछा था कि जो है बहन भाई लड़कियों को ब्याहते नहीं है, इसी जद में आके कि अगर ब्याह देंगे तो जायदाद में से हिस्सा देना पड़ जाएगा, तो वो सवाल से बात करी थी, तो आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हकीकत है और तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं। नफ्सियाती मसाइल, जज्बाती जो बेराह रवी, और उसके बाद ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों की जड़ पकड़ना और उसके मनफी रवैयों का परवान चढ़ना, घरों के अंदर की बेइत्तफाकी, इसके अलावा कानून के ऊपर से एतमाद का उठ जाना, फैमिली सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, घर के यूनिट का टूट जाना, कानून के ऊपर से एतमाद का उठ जाना और इंतज़ामी इदारों के ऊपर से एतमाद का उठ जाना, फिर बहन भाइयों के दरमियान के इत्तेफाक का ख़त्म हो जाना, अपने बहन भाइयों के अलावा दूसरों पर एतमाद करके उनके कहने में आके माशरती सिस्टम के नेगेटिव एलिमेंट्स को अपने ऊपर हावी होने देना, ये इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि जिसकी लेट शादी तो वैसे भी सही नहीं है, ख़वातीन के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं है, मर्दों के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन महज वरासत की लालच में ख़वातीन के साथ ऐसा किया जा रहा है जो कि बहुत बुरी बात है। स्पेशली उसमें बट्टा सट्टा ना होना, एक ने शादी नहीं की दूसरी की भी नहीं करनी, एक ने तलाक दे दी दूसरे की ज़बरदस्ती तलाक ले ली, एक ने जायदाद नहीं दी दूसरे ने नहीं दी, एक ने जायदाद जहेज नहीं दिया दूसरे ने नहीं दिया, एक खर्चा नहीं दे रहा दूसरा नहीं दे रहा। ये बड़े मनफी रवैये हैं। इनमें ये नहीं देखा जाता कि मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, फैमिली का बढ़ना इंपॉर्टेंट है, घर का इत्तेफाक इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। दूसरा, ये जायदाद ना जाए, खानदान के बाहर शादी करनी है, खानदान के अंदर शादी करनी है, खानदान से बाहर करनी ही नहीं है, चाहे कितना अच्छा मैच क्यों हो। यहाँ मिस मैच मैरिजेज आ जाती हैं, छोटी बच्चियों की बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादी कर दी जाती है कि खानदान में ही हो जाए। साहिब जायदाद बच्ची को किसी भी सूरत, मैं खुद अपने बचपन में एक ऐसी खातून को, मैं अब भी वो शी इज़ अलाइव, अब उसका हस्बैंड इस तरह 25-26 साल का होगा, वो 60 ईयर की वो खातून है। अच्छा। अपने फर्स्ट कजन अकलौती बेटी एक घर में थी, दूसरे भाई की शादी हुई, ये 20-25 ईयर की हो गई, दूसरे भाई से बच्चा पैदा हुआ, वो 15-18 साल का, 12-13 साल का हुआ। ये मैं अपने बचपन का एक वाक़या बता रही हूँ। तो अभी भी वो अलाइव है वो बंदा, उसको क्या उसकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन पूरी करता होगा। इफ़ा साहिबा यहाँ शादी साहिबा से कमेंट लेंगे लास्ट की, वो क्या कहती हैं इस हवाले से? शादी साहिबा, क्या हमारी अदालतें, पॉलिटिशियंस और लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब इनका क्या किरदार है जो खवातीन अपना हिस्सा नहीं ले सकती, तो ये सब क्या अपना रोल प्ले करें इन सब चीजों में? अच्छा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा खांसी आ रही है मुझे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये सवाल जो है ना, एक्चुअली अपने आप में बड़ा मजाक का फेज है। मतलब हंसी आती है मुझे ये सोच के हमेशा। हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। जब लॉ ही हमारा इस तरह का बना दिया गया है कि कोई भी उसे खरीद सकता है, मतलब लॉ तो आप भरते हैं पैसे और आराम से आपने अपना जो है जो भी आप कराना चाहते हैं वो हो जाता है जी। जायदाद के हवाले से दीवानी मुकदमात भरे पड़े, कई साल लोग जलील होते रहते हैं। ठीक है शादी साहिबा और इफ़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और आज हमने बात की कि ख़वातीन का विरासत में हिस्सा, इस्लाम भी इस चीज़ में इजाज़त देता है, लेकिन पता नहीं हमारे माशरे ने इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया है कि अगर औरत हिस्सा मांगती है तो उसको हकारत और मायूब समझा जाता है और हकारत नज़रों से देखा जाता है। हमारा इस्लाम इन सब चीज़ों में, जैसे इफ़ा साहिबा ने बहुत खूबसूरत पहलू बयान किए और उन्होंने बताया कि किन किन तरीक़ों से और कैसे जायदाद में हिस्सा है ख़वातीन के लिए। यहाँ बरादरी सिस्टम भी कायम है, बाहर शादियाँ भी नहीं की जाती और अगर शादियाँ कर भी दी जाती हैं तो फिर उनको वो तमाम चीज़ें और जहेज दे दिया जाता है और फिर ये समझते हैं कि विरासत में से हिस्सा मिल गया है। नाज़रीन, आज जो बात की है यहाँ ज़रूरत है समझने की और तरबियत की।
तो इसके साथ ही अपनी मेजबान इमरान राजा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है।